आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के डिटरमिनेंट में पढ़ने वाले मतलब सारणिक में पढ़ने वाले हैं सारणिक के गुणधर्म। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सारणिक का मान कैसे निकालना, सारणिक क्या होता है, पूरा बेसिक जानकारी आपको दे दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे सारणिक के गुणधर्म क्या है और कैसे हम लोग सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके डिटरमिनेंट का मान यानी सारणिक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, सारणिक का गुणधर्म मतलब उसका प्रयोग करके आप बिना क्रिया किए भी सारे प्रश्नों को सारणिक के सारे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, पहले सारणिक के 6-7 गुणधर्म पढ़ना है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेकर समझेंगे। देखिए, सबसे पहला गुणधर्म है सारणिक का गुणधर्म, सबसे पहला है कि पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणिक का कोई मान नहीं बदलता है। डेल्टा का मतलब हो गया सारणिक है। अब एग्जांपल देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देखिए एक नंबर 8 6 4 8 6 4 3 2 1, उसके बाद है 7 8 9, यह है। ठीक है, तो यहाँ गुणधर्म एक क्या कहता है कि यहाँ पंक्तियों को पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका पंक्ति, यहाँ पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। ये 8 6 मतलब परिवर्त एक तरह से बोलिए इसको। ठीक है, मतलब ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दीजिए, तो 8 6 4। ठीक है, अब यहाँ भी आते हैं 3 2 1 7 8 9। तो मैंने यहाँ क्या किया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्ति बना दिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर चाहेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए, चाहे स्तंभ को पंक्ति बनाइए, और उस कंडीशन में अगर इसका भी मान निकालेंगे, इसका भी मान निकालेंगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है। यानी अगर हम पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कहते हो सारणी का मान आता है। यानी एक तरह से कही जाए इसको तो A बराबर A का ट्रांसपोज, यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए अगर डेल्टा है, ठीक है, तो ये डेल्टा का ट्रांसपोज हो गया ना। ठीक है, तो डेल्टा का अगर मान निकालते हैं तो डेल्टा के ट्रांसपोज के मान के आपस में बराबर होगा, यानी कोई मान बदलता नहीं है। जब पंक्ति को स्तंभ को आपस में बदल देंगे, ठीक है ना, तो वहां पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला गुणधर्म कहता है, तो ये विशेष गुणधर्म नहीं है, विशेष गुणधर्म आ गया है। देखिए 2 नंबर यहाँ पर समझते हैं, जब 2 पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तो वहां पर डेल्टा का मान सारणी का मान बदल जाता है। यानी कहने को 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान आपस में बदल दीजिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एग्जांपल लेकर चल रखी है, यहाँ पर ये 8 6 4 3 2 1, इनको आपस में बदल देते हैं। ठीक है, ऊपर ला नीचे, नीचे ला ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 2 1, उसको 8 वाला 8 6 4 नीचे चला है, तीसरा जो कहते हो 8 7 8 9। तो यहाँ जो सारणी का मान है अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं था, प्लस छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी दूसरा गुणधर्म कहता है कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, हम चाहते तो हई वाला इसको साथ भी बदल सकते थे, ये वाला इसको, कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बदलेंगे ना तो वहां पर आपका चिन्ह क्या होता है, सारणी का मान बदल जाता है। देखना है कि सारणी का चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होता है यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सारणी का मान क्या होता है, सारणी का मान नहीं, सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ये दूसरा गुणधर्म था। तीसरा गुणधर्म समझते हैं कि 2 पंक्ति या स्तंभ जब समान हो, जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होते हैं तो उस कंडीशन में, उस हालात में, उस सिचुएशंस में जो आपका मान होता है सारणी के मान शून्य हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेकर यहाँ समझिए इसको, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेकर चल दिया हो। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपका है, क्या एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर समझिए। डेल्टा का मान आपको दे दिया है 3 2 3 3 2 3, उसके बाद है 2 2 3। ठीक है, उसके बाद है 3 2 3, ये ना मान दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होना चाहिए, या तो पंक्ति 2 समान हो या तो आपका स्तंभ 2 समान हो। यानी पंक्ति 2 समान होना चाहिए, 2 स्तंभ समान होना चाहिए, या तो पंक्ति 2 समान हो या 2 स्तंभ समान हो, तो उस कंडीशन में डेल्टा का मान 0 होगा। देखिए यहाँ 3 2 3 और 3 2 3, हाई वाला पंक्ति इस पंक्ति के समान है, इसका मतलब आंख मूंद कर डेल्टा का मान सारणी का मान क्या लिख देंगे, 0। जब गुणधर्म यही कहता है कि जब सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होगा, उसका मान समान होगा, तो आंख मूंद के वहां पर सारणी का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका गुणधर्म 2 और गुणधर्म 3 का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। अब गुणधर्म 4 पढ़ते हैं कि अचर से गुना करने पर एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना होता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास कोई सारणिक है, ठीक है, यही वाला सारणिक मान लीजिए, कोई भी सारणिक लेकर चलिए, कोई भी सारणिक समझिए ध्यान से। ठीक है, आपके पास कोई सारणिक है, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपको सारणिक दिया है। इसमें बाहर से कोई अचर से मान लीजिए 8 से गुना कर दिया, अचर मतलब के से गुना कर सकते हैं, 20 से 8 से गुना कर रहे हैं। तो जब भी किसी अचर से गुना करेंगे तो या तो आप एक पंक्ति में या तो आप एक स्तंभ में गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक पंक्ति मतलब पहल का पंक्ति या तो दूसर का पंक्ति या तीसर का पंक्ति में आप गुना कर सकते हैं, नहीं तो पहल का स्तंभ में, नहीं तो दूसर का स्तंभ में, तीसर का स्तंभ में भी गुना कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जब किसी एक संख्या से गुना करेंगे, ठीक है ना, एक संख्या से गुना करेंगे तो गुना एक ही
पंक्ति में आना तो एक ही स्तंभ में आपका हो सकता है। मान लीजिए हम पंक्ति में गुना कर रहे थे, यहाँ पर 8 का 1 से गुना कर देते 8 होता, 8 का 2 से गुना करते 16 होता, 8 का 3 से गुना करते 24 होता, और सब जो करते उतर जाएगा 4 5 6 7 8 9। अवयव में ऐसा नहीं था, अवयव में अगर किसी संख्या से गुना करते थे तो उसके प्रत्येक अवयव में यानी सारा अवयव में गुना हो जा रहा था। लेकिन सारणिक में ये नियम नहीं है। सारणिक में नियम ये है कि अगर बाहरी किसी भी अक्षर से गुना करते हैं तो या तो एक ही पंक्ति में गुना होगा न तो एक स्तंभ में गुना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका गुणधर्म कौन सा हो गया, आपका 4 हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको है, ठीक है, इसको हटाइए समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपको ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको डेल्टा बराबर दे दिया है। मान लीजिए कि KA1 KA2 KA3, ठीक है, KB1 KB2 और KB3 ये दिया हुआ है। ठीक है, KC1 KC2 और KC3 दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहल का पंक्ति में भी K कॉमन मिल रहा है, यहाँ दूसरा का पंक्ति में भी K कॉमन मिल रहा है, यहाँ तीसरा का पंक्ति में भी क्या हो रहा है, K कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो पहल का पंक्ति से K कॉमन लिए थे A1 A2 A3, दूसरा का पंक्ति से K कॉमन लिए थे B1 B2 B3, तीसरा का से लिए थे C1 C2 और क्या निकल गया C3। तो यहाँ K का K हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन यानी गुना करना होगा तो एक पंक्ति या स्तंभ में गुना करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कॉमन लेना है तो एगो पंक्ति से एगो एलिमेंट्स कॉमन लेंगे, यहाँ K कॉमन लेंगे, यहाँ से भी K कॉमन लेंगे, यहाँ से भी K कॉमन लेंगे, 3 गो निकल गया। तो चाहते थे स्तंभ से भी हम क्या कर सकते थे, कॉमन ले सकते थे, क्योंकि स्तंभ वाले में भी K है, तो ये कर सकते हैं। अब गुणधर्म 5 समझिए, गुणधर्म 5 क्या कहती है, बोले कि यदि सारणिक का अवयव योगफल के रूप में हो तो उन्हें दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए समझाया हूँ। देखिए यहाँ पर सारणिक का जो अवयव योगफल के रूप में है कि नहीं, 4 + A 3 + B 5 + C, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। आप सोचे होंगे कैसे, देखिए 4 को एक बार अलग सारणिक बनाएंगे, एक को एक बार अलग सारणिक बनाएंगे। 4 अलग लिखिए, ठीक है, इसका 3 अलग लिखिए, इसका 5 अलग लिखिए, और सब अवयव जो का तो उतारिए 8 9 4, उसके बाद 2 6 7। ठीक है, फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए। अब 4 का काम खत्म कर दिया। अब जो A B है उसको लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा सारणिक A, यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर लिखेंगे C, और सब अवयव जो कहते होगा 8 9 4 2 6 7। तो जब भी सारणी का अवयव यदि योगफल के रूप में होगा तो उसको अलग करके 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 + A 3 + B 5 + C है ना, तो इसको अलग कर दिए, 4 को अलग कर दिए, एक को अलग कर दिए, तो दूगो सारणिक यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जो योगफल के रूप में अवयव हो उसी को सिर्फ अलग करना है, और सब जो बचा अवयव जो का तो दोनों में सेम ही होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दो सारणिकों के अवयव का योग अगर होगा तो उसको दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये गुणधर्म कौन सा कहता है, गुणधर्म 5वां कहता है। ठीक है, अब समझते हैं गुणधर्म 6ठा क्या है। देखो सारणी का गुणधर्म 6ठा कहता है कि पंक्ति या स्तंभ के अवयव को दूसरे पंक्ति का स्तंभ अवयव के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, ठीक है, और इसको R3 मानते हैं। ये ऊपर वाले को C1, इसको मानते हैं C2 और इसको मानते हैं C3। तो हम चाहेंगे तो R1 में जो क्रिया है ना, R1 को R2 से जोड़ सकते हैं, यानी R1 का क्रिया कर सकते हैं। क्या R1 की क्रिया क्या करना, R1 को R2 से जोड़ सकते हैं, यानी R1 का जितना भी अवयव सब 8 को 3 से जोड़ेंगे, और 6 को 2 से जोड़ेंगे 8, और 4 को 1 से जोड़ देंगे 5। यानी कहने का मतलब है या तो कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ को पंक्ति से जोड़ सकते हैं, स्तंभ को स्तंभ से जोड़ सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से घटा सकते हैं, स्तंभ को स्तंभ से घटा सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से गुना कर सकते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। वही चीज 6ठा आपका है, 6ठा गुणधर्म की पंक्ति या स्तंभ के अवयव को दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयव के साथ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर मान लीजिए हम स्तंभ का गुना करते हैं तो C1 और +5 C2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी कहने का मतलब C1 का क्रिया कर, यानी इस स्तंभ का क्रिया करे क्या कि C1 में C2 का 5 गुना करके जोड़ देना है। तो C2 का 5 गुना करके जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 5 6 30 8 कितना 38 है, यहाँ पर मान हो जाता है 38, यहाँ 5 गुना 10 और 3 13 हो जाता है, यहाँ 40 से 47 हो जाता है, क्योंकि C2 का 5 गुना करके C1 हमें जोड़ना, तब C1 का मान निकलेगा। तो कहने का मतलब है या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर, यानी किसी भी पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ को स्तंभ के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ये 6ठा गुणधर्म था। अब देखिए 7वां गुणधर्म एक आपको अलग से पढ़ना है कि एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव जब शून्य हो तो डेल्टा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये कौन सा गुणधर्म आ गया बाबू, ये किताब में नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 8 7 0
780 तो एगो पंक्ति या एगो स्तंभ देखिए, एगो स्तंभ हो गया। जब एगो लगातार स्तंभ या एगो पंक्ति आपका शून्य शून्य हो जाएगा तो आंख मूंद के इसका मान क्या रख देना है, 0। जब पंक्ति या स्तंभ शून्य होते हैं, जब एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव यानी एगो स्तंभ का चाहे एगो पंक्ति का प्रत्येक अवयव देखिए एगो स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसका मतलब कि आपका सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आपको एग्जाम्पल लेकर उदाहरण लेकर समझा दिया पूरा विस्तार से, ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करना, डेल्टा का मान निकालना है। तो देखिए 102, 18, 36 है, तो यहाँ पर कॉमन भी तो मिल सकता है, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी कॉमन मिलेगा। तो 6 में यहाँ से कॉमन खींच सकते हैं। तो सोचिए 102 में 6 कॉमन लेंगे तो 17 हो जाएगा, 18 में से 6 कॉमन लेंगे 3 हो जाएगा, 36 में से 6 कॉमन लेंगे 6 हो जाएगा, और सब जो बचा उसको उतारिए। यहाँ पर देखिए 1, 3, 4, 17, 3, 6। अब देखिए यहाँ हई वाला पंक्ति के समान है, तो 6 गुना बताए जब दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होता है तो उसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर सारणी का मान क्या निकल गया, 0। तो कहने का सीधा सा यह मतलब है कि गुण धर्म का प्रयोग करके आसानी से सारणी का मान निकाल सकते हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लोग बनाते हैं, उसको सारणी का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सारणी के मतलब गुण धर्म यूज होता है ना, तो वो होता है कि जब दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो डेल्टा का मान 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें प्रयोग होता है ये वाला कि एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव जब शून्य होते हैं तो डेल्टा का मान 0 होता है। मतलब इसमें 2 से 3 को जो आपका ये होता है ना गुणधर्म, उसका ज्यादा प्रयोग होता है। तो 6 गुणधर्म आपको समझ आ गई। पहला था कि पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो कोई सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। 2 पंक्ति या दो स्तंभ जब समान होंगे तो सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को जब आपस में बदल देंगे तो वहाँ पर चिन्ह बदल जाता है सारणी का। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ जब समान होता है डेल्टा का मान वापस शून्य होता है, सारणी का मान शून्य होता है। अगर सारणी में अचर से गुना कर रहा है तो वो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना हो सकता है। पांचवा था कि अगर सारणी का अवयव योगफल के रूप में है तो उसको 2 अलग सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। छठा था कि किसी भी पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। किसी भी स्तंभ को स्तंभ के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। सातवां था कि एक पंक्ति या एक स्तंभ का जब प्रत्येक अवयव शून्य होगा तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। ये 7 गुणधर्म था। अब चलिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। अब गुणधर्मों का प्रयोग करके कुछ सारणी के प्रश्नों को हल करते हैं और सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको इसमें प्रश्न दर्शाना है कि ये आपको सारणिक दिया और इसका मान 0 होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले एक नंबर प्रश्न उठाते हैं। इसका मान हमें क्या सिद्ध करना है, 0। इसको उठा लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, a दिया है, b दिया है, c दिया है। फिर उसके बाद a + 2x यहाँ पर दिया b + 2y और यहाँ पर दिया c + 2z, ठीक है। उसके बाद ये x y z दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर गुणधर्म प्रयोग करना है कि बताया थे कि जब अवयव योगफल के रूप में रहेंगे तो उसको 2 अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं a b c। यहाँ पर योगफल के रूप में तो एक अवयव के लिए एक सारणी का, दूसरा का अवयव के लिए दूसरा का सारणी। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका अवयव बी हो जाएगा, इसका अवयव आपका सी हो जाएगा पहला। उसको और सब उतार दीजिए x y z, ठीक है। फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए। फिर अगला चलते हैं a b c। उसको पहले का अवयव से पहले का सारणी बना ले। दूसरा का अवयव क्या है, 2x है, 2y है, 2z है। उसके बाद x y z है। देखिए आपने अभी गुणधर्म पढ़ा था कि अभी एक गुणधर्म को मैंने प्रयोग कर दिया कि जब अवयव योगफल के रूप में रहेंगे तो उसको 2 अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला गुणधर्म मतलब एक गुणधर्म का प्रयोग कर दिया। अब दूसरा गुणधर्म मैंने बता दिया कि जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान रहेंगे तो सारणी का मान 0 होता है। देखिए 2 पंक्ति यहाँ पर समान है, इसका मान 0 हो जाएगा। आप प्लस में देखिए यहाँ दूसरा का जो पंक्ति है इसमें 2 कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा a b c। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x y z और नीचे भी आपका x y z। अब देखिए 0 प्लस है 2 गुना, यहाँ पर भी देखिए 2 पंक्ति आपस में समान हो गया तो इसका मान 0। आंख मूंद के इसका मान क्या गया, 0। ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर गुण धर्मों का प्रयोग करके देखिए आसानी से सारणी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ भी सिद्ध करने के लिए दिया x a + b। यहाँ भी गुण धर्म को हमें प्रयोग करना है। चलिए ठीक है, यहाँ प्रश्नों को उठा लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न क्या है आपका, इतना बराबर सिद्ध करना है 0 x a x + a। उसके बाद है y b y + b, ठीक है। उसके बाद z c z + c दिया है। तो सबसे पहला गुण हम प्रयोग करेंगे कि अगर अवयव योगफल के रूप में तो उसको अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं x a। यहाँ पहले का अवयव के लिए सारणी बनाएंगे x। उसके बाद y b y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद z c z हो जाएगा। फिर प्लस देते हैं।
आगे देखिए, अब दूसरा का उपयोग के लिए दूसरा का सारणिक बनाएंगे एक्स वाई जेड, यहाँ आपका ए बी सी, यहाँ से आपका दूसरा का उपयोग ए बी सी है। अब बताइए, आप ही ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर देखिए दो गो पंक्ति है, दो गो स्तंभ है, वाला स्तंभ इस स्तंभ के समान है कि नहीं है? ये वाला स्तंभ इस वाला स्तंभ के नहीं C1 C3 के समान है, तो आंख मुझ के इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी देखिए दूसरा का स्तंभ तीसरा का स्तंभ के समान, तो इसका मान 0 हो जाएगा। RHS आपका सिद्ध हो गया। तो ये कहा दो गो गुणधर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अब योगफल के रूप में था तो उसको दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख दिया, उसको देख रहे हैं कि दो गो स्तंभ या दो गो पंक्ति समान है, तो इसका मतलब क्या है कि सारणी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको भी सॉल्व कर देता हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, सारे प्रश्न आपको विस्तार से समझ में आएंगे। गुण धर्मों का प्रयोग यही होता है, तो गुण धर्मों को ध्यान से पहले आप समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर सिद्ध करना है कि इतना बड़ा आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86, इतना बड़ा हमें 0 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर गुणधर्म 6 क्या था कि पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, स्तंभ को स्तंभ के साथ गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ गुणधर्म का प्रयोग करूं। यहाँ 65 लाना है ना, एक काम कर देते हैं, एक काम करते हैं, क्रिया करते हैं। यहाँ मैं दूसरा का स्तंभ का क्रिया करता हूँ, ये C2 का क्रिया कर रहा हूँ। C2 का क्या क्रिया कर रहा हूँ? C2 का कितना गुना? C2 का मैं 9 गुना कर दे रहा हूँ, उसको उसमें क्या जोड़ दूंगा? C1 जोड़ दूंगा। अब इसका क्रिया कर दीजिए। देखिए यहाँ पर C1 को जो करते हैं 2 3 5 है। अब C2 का 9 गुना करके C1 के साथ जोड़ना, ये C1 ये C2 ये C3, तो 7 9 63 है, 2 कितना हो जाएगा? 65। ठीक है ना, इसका 9 गुना करके C1 के साथ जोड़ देना है। फिर यहाँ भी 9 गुना करना, 8 9 72 3 75, यहाँ भी वही करना, 99 81 5 86, और सब उतार दीजिए 65 75 86। देख सकते हैं यहाँ दो गो स्तंभ सेम आ गया, तो इस आंख मुद के इसका मान क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो इस तरह से गुण धर्मों का प्रयोग कर सकते हैं, 6 गुण धर्म का प्रयोग कर सकते हैं, और 6 गुण धर्म का प्रयोग करके आप सारणी का मान आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि सारणी का गुण धर्म उससे समझ, जो एग्जांपल मैंने दिया आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को हर जगह सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।